नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। आज के विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, जो चर्चा शुरू होगी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, और ये चर्चा उस गांव से, कस्बे से बढ़ते हुए इलाहाबाद पहुंचेगी और फिर भारत की सेना, नौसेना, इस सब से होते हुए ये चर्चा गुजरेगी। हम लोग अभी तक इलाहाबाद की यादें करते रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बातें हुई हैं, सर गंगानाथ झा हॉस्टल की बातें हुई हैं। जब आप सर गंगानाथ झा छात्रावास से बाहर निकलते हैं तो वहां लिखा हुआ है, गो आउट टू सर्व योर कंट्री एंड कंट्रीमैन। लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं और अपने अपने तरीके से समाज की, देश की, मानवता की सेवा करते हैं। हम सब जब इन बातों को दोहराते हैं, पुरानी यादों के सागर में कुछ गोते लगाते हैं और आपको भी ये प्रस्तुत करते हैं एपिसोड, तो एक तो आशय जरूर है, नॉस्टैल्जिया होता है, लेकिन दूसरी बात है कि ये एक प्रेरणा की बात है कि कहाँ से लोग निकले, एक ऐसे गर्मामयी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और फिर देश सेवा को निकल पड़े वर्दी पहन के। जो जौनपुर के कैराडीह खोटहन से निकल के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, उनकी प्राइमरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा सब जौनपुर ज़िले में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं, सर गंगानाथ झा छात्रावास में एडमिशन लेते हैं और 20 साल की उम्र में निकल पड़ते हैं भारतीय नौसेना के एक मजबूत अफसर बन के देश की सेवा के लिए, इस बात को दिल में रखे कि गो आउट टू सर्व योर कंट्री एंड कंट्रीमैन। आज के इस एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा नेवी में कमांडर रहे कमांडर चंद्रशेखर सर, जो हम लोगों के सुपर सीनियर हैं और 1964 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और सर गंगानाथ झा छात्रावास में जिनका आगमन हुआ था। आदरणीय चंद्रशेखर सर, आपका स्वागत है इस एपिसोड में द विजडम वीव के। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और इसमें हमारी चर्चा में शामिल होइए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपका एपिसोड काफी हद तक देखता रहा हूं और बहुत सारी नई पुरानी जानकारी मिलती है। गंगानाथ झा हॉस्टल और विश्वविद्यालय के अतिरिक्त इलाहाबाद के विषय में बहुत सारी नई जानकारियां हमको मिली हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर। सब आप लोगों से ही आशीर्वाद से मिलती है जानकारी। सर, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि जौनपुर के एक छोटे से गांव में, और वो भी 1960 के दशक में, वो आज का हिंदुस्तान नहीं है, कैसे आपने पढ़ाई शुरू की, क्या उस समय के अनुभव थे और कैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंच गए? ये बहुत रोचक कहानी है। जौनपुर, खासकर खोटहन क्षेत्र, जिसे हम माटी का गांव कहते थे, सई और गोमती के बीच माटी का गांव खोटहन, और ये हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक किसी सभा में कहा था। और वास्तव में माटी का गांव ही नहीं, वास्तव में माटी का गांव था। वहां की सड़कें धूल धूसरित, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं, केवल एक सड़क समोदपुर से जौनपुर निकलती थी और उसी के सटा हुआ गांव, एक्चुअली जो खोटहन बाजार की एक सड़क हमारे गांव में है। तो वहां के विद्यालय एक ग्राम विकास इंटर कॉलेज हुआ करता था, आज भी है, अभी भी इंटर कॉलेज ही है। तो हमने जब ज्वाइन किया था तो हाई स्कूल था। तो जो आप समझ लीजिए मड़ैया कॉलेज था, जो छप्पर बाद में कुछ सहयोग से लोगों के, हमारे एक चपरासी श्री राम भरत यादव थे, जब विद्यालय को परेशानी हुई तो उन्होंने अपने 10 हिस्सा जमीन, पूरी उतनी थी उस गांव में, पूरा उन्होंने दान दे दिया
अच्छा। उस दान की बटा बना हुआ 2 विंग, हम उसको छोटी लाइन बड़ी लाइन कहा करते थे मजाक में। अब वो 10 कमरों में ये विद्यालय शुरू हुआ, और आज तो काफी बड़ा प्रांगण हो गया है, सारी फैसिलिटीज हैं इंटरमीडिएट तक, और गर्ल्स का और बॉयज का अलग अलग सेक्शन वहाँ है उसी एक ही कॉलेज में। तो वो उस वहां से मैंने 6 स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू किया। और जब मैं इंटरमीडिएट में आया तो एक गणेश त्रिपाठी करके लेक्चरर आए, जो बिहार के कहीं के थे, तो उनकी हिंदी भी बिहारी हुआ करती थी। वो पहली बार हम लोगों से पूछा कि पढ़ के क्या करोगे। अब किसी को ये पता ही नहीं था क्या करेंगे, कोई जवाब न दे। तो कोई कहे जौनपुर जाएंगे या बीए करेंगे, कोई बनारस जाने की सोचता था। तो उन्होंने ही शुरू किया, जब तुम्हारा उद्देश्य नहीं है कुछ तो कैसे आगे बढ़ोगे। पहली बार उन्होंने आईएएस आईपीएस के बारे में कुछ बातें बताई, और ये भी कहा कि इसके लिए सबसे अच्छा है तुम लोगों को इलाहाबाद जाना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहना और वहां से तैयारी करना। ये आभार है पंडित गणेश त्रिपाठी जी का। और अब वो पढ़ाई के अलावा इंग्लिश बोलने वाले पहले टीचर थे उस कॉलेज में, और बहुत सारे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के बारे में बात किया करते थे। और गणेश त्रिपाठी जी की प्रेरणा से हम लोग और मेहनत करके पढ़ने लगे, और वहां पे मैंने इंटरमीडिएट पास किया। और भगवत कृपा से इंटरमीडिएट में मेरी 18वीं पोजीशन यूपी बोर्ड में थी। हाँ सर, ये और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है, सीबीएसई बोर्ड हो गया है, वो शायद इसका हम्म, उतना महत्व ना समझे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड में उस जमाने में पोजीशन का क्या मतलब होता था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो फर्स्ट क्लास लाना बहुत मुश्किल होता था। जी। आप पोजीशन को छोड़ दीजिए, जी। मेरिट को छोड़िए, हमारा नाम नेशनल स्कॉलरशिप में आ गया। जी। और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, और बड़ा फाइनेंशियल एड मुझे मिला अपनी पढ़ाई आगे करने में। अब जानते हैं उस समय नेशनल स्कॉलरशिप 110 रुपए हुआ करती थी पोस्ट ग्रेजुएशन में, जबकि वहां पे लेक्चरर की तनख्वाह 120 रुपए बेसिक हुआ करती थी। तो हम तो बहुत आराम से दूसरों की और पुअर स्टूडेंट्स की मदद करते हुए भी हम उस जीएन झा में रह के शिक्षा प्राप्त किए। और चूंकि मेरी एज बहुत ज्यादा नहीं थी, दस्तावेजी एज, जी। एक्चुअल एज तो थोड़ी ज्यादा। जी। तो मुझे पहली अपॉर्चुनिटी जो मिली कि 19 साल 8 महीने की आयु में मुझे कमीशन मिल गया, और मैं चला गया नेवी में। तो ये हमारे कुटहन की प्रेरणा है, कुटहन स्कूल के शिक्षकों की। और बहुत बढ़िया वातावरण हुआ करता था, जिससे बच्चे बहुत खुश रहते थे, बहुत मेहनत करके पढ़ते थे। और हमारे बैच के 11 बच्चे थे, 11 में कहीं कहीं गए, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो जॉबलेस रहा। जब आप ये है। इलाहाबाद पहुंचते हैं जौनपुर से, सर गंगानाथ जहाँ छात्रावास में एडमिशन लेते हैं, उस समय हम्म, इलाहाबाद का क्या माहौल था? कटरा सिविल लाइंस का क्या माहौल था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या माहौल था? कौन नामचीन लोग थे? क्या चर्चाएं हम्म। होती थी स्टूडेंट्स में? स्टूडेंट टीचर्स का कम्युनिकेशन कैसा था? और इस सब के अलावा हॉस्टल क्या था, कैसा? बहुत रोचक, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मैं बताऊं, कुटहन से इलाहाबाद पहुंचने के लिए कुटहन से मुझे बस से जौनपुर जाना पड़ता था। जौनपुर से बस से फिर इलाहाबाद, क्योंकि एक और साधन था एजे ट्रेन, जो आज भी एजे चलती है। तो एजे जौनपुर से इलाहाबाद पहुंचने में कभी कभी 5 घंटे 6 घंटे ले लेती थी। सर। इलाहाबाद पहुंचने के बाद गर्व तो अनुभव होता ही था कि आप उस विश्वविद्यालय में एडमिशन आपको मिल गया है। लोग कहते थे विश्वविद्यालय में एडमिशन मुश्किल से होता है। तो जब मैंने वहां पता किया कि कौन सा हॉस्टल अच्छा है जहां हम एडमिशन के लिए कोशिश कर सकते हैं, तो किसी ने बताया जीएन झा हॉस्टल बेस्ट है सिविल सर्विसेज के लिए, वैसे ही जनरल वातावरण के लिए जीएन झा बेस्ट है। तो जीएन झा हॉस्टल में मैं पहुंचा, एप्लीकेशन दिया। उस समय के जो हमारे ऑफिस क्लर्क थे डीडी सिंह जी,
तो डीडी सिंह का एप्लीकेशन ले लिए, और जब मेरा नंबर वगैरह देखा तो हमने उनसे पूछा कि मेरा एडमिशन हो जाएगा या मैं कहीं और अप्लाई करूं। तो उन्होंने कहा जब आपका नहीं होगा तो किसका होगा। तो मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, फिर कहीं अप्लाई भी नहीं किया। एडमिशन एडमिशन ही नहीं, मुझे अलॉटमेंट सिंगल रूम का हो गया। जी। मुझे याद है 68 नंबर कमरा हमें अलॉट हुआ था पहले फर्स्ट ईयर साल में। में सिंगल रूम मिलना बड़ी बात थी। हाँ, तो वो सिंगल रूम मिला। लेकिन मेरे ही कॉलेज का एक और लड़का हमारे साथ खुटहन से आया था, हम दो ही आए थे उस समय, चंद्रदेव यादव। उसका फर्स्ट क्लास था लेकिन एग्जैक्टली 60% था। तो उसने मुझसे कहा भाई अगर हमको किसी का शेयर ही करना है, अनजान के साथ क्यों शेयर करें, आपके साथ क्यों न शेयर कर दें। तो फिर मैं मेजर सजवान साहब के पास फिर गया, हमने कहा सर ऐसा है हमें डबल दे दीजिए। तब उन्होंने 125 नंबर रूम अलॉट किया। तो इस तरह से हम 68 से 2 दिन रह करके 68 में 125 में चले गए। मेजर सजवान साहब की एक और यादगार है, जब और गांव से मेजर निकल करके मैं, सजवान साहब सुपरिंटेंडेंट थे हाँ सुपरिंटेंडेंट थे, उनका और आप ऑफिस वही नीचे 125 में गए, मैं 126 में रहा हूँ। अच्छा। 126 में हमारे समय में भट्टागर साहब रहा करते थे। जी। भट्टागर सर हमसे सीनियर वो रहा करते थे। तो जब मैं मेजर सजवान के साथ इंटरव्यू के लिए गया, आप ताज्जुब करेंगे, मेजर सजवान ने मुझे, वो तो इंग्लिश में इंटरव्यू लिया करते थे, 40-45 मिनट तक उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बात की। और जब मैं उनके ऑफिस से बाहर निकला तो कॉलर खड़ा किया, वाह चंद्रशेखर, 45 मिनट अंग्रेजी में बातचीत कर लिए। तो ये सब छोटे प्लेजर्स है और बहुत एनकरेजिंग है। और हॉस्टल का, चूंकि मैं 125 में था, तो उस ब्लॉक के प्रीफेक्ट तिवारी जी थे, श्री लाल बहादुर तिवारी, बाद में पीसीएस हुए और अनफॉर्चुनेटली रिटायर होने के बाद उनकी डेथ भी हो गई। तो वो लाल बहादुर तिवारी, प्यारेलाल शुक्ला, मुन्नीलाल यादव, शत्रुघ्न सिन्हा, अद्या प्रसाद मिश्रा, अनुग्रह नारायण तिवारी, ये सब उस ब्लॉक में थे और बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। उसमें रैगिंग के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं, आपका परिचय हो जाता था और उसके बाद उनकी गाइडेंस शुरू हो जाती थी, कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन सा मैगजीन पढ़ना है और किस तरह से तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। ये लगातार हमको ये सब प्रेरणाएं वहां पे मिलती रही। तो वो उस तरह से हमारी लाइफ वहां पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी चीजें इधर उधर हॉस्टल एनवायरमेंट में हो जाती हैं, उसको हमेशा इग्नोर करके मैं चलता रहा हूँ। और जितना प्यार सबको मिलता था उस हॉस्टल में, वो मैं किसी और हॉस्टल में देखा नहीं। सब कोई भी हो, सब बहुत ही प्यार से मिलते थे, बातचीत करते थे, गाइड करते थे। और उसी तरह से जितने जूनियर हैं उसी ही बड़े भाई के भाव से लोगों से मिलते भी थे। और उस हॉस्टल का कल्चर मैं बताऊं, पहले दिन मैं लुंगी पहन के वॉशरूम जा रहा था, तो पहले किसी ने बोला कि ये पंडित गंगाराज झा हॉस्टल है, यहाँ लुंगी नहीं चलती है। तो तब ने कहा, फिर तभी से मैं कुर्ता पैजामा पहनने लगा, आज तक वो कुर्ता पैजामा मेरे साथ है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके समय में हॉस्टल में मैस कितने, या मतलब किस किस्म का मैस का माहौल था? क्या सोशल फंक्शन तब भी होता था? स्पोर्ट्स का क्या था? कुछ आप अगर बताएं, हम लोगों से कोई मजेदार घटना हो शेयर करें तो अच्छा लगेगा। ये अब देखिए, हॉस्टल का मेस तो गांव से आया था, बड़ा अच्छा लगता था। और मेन मेस 4 थे और कुछ प्राइवेट मेस भी थे, खासकर एक उड़िया मेस चलता था, क्योंकि हमारे जमाने में उड़िया स्टूडेंट्स ज्यादा हुआ करते थे हमारे हॉस्टल में। कम से कम 18-20 उड़िया तो हुआ ही करते थे। तो उसमें दो मुख्य मेस थे, अंबिका महाराज का और सत्यनारायण महाराज का, जो गुप्ता जी की कैंटीन की तरफ पूर्वी साइड में था। तो हम हमेशा अंबिका महाराज के मेस में ही खाए हैं।
और गुप्ता जी के यहाँ चलिए चाय टोस्ट वगैरह कुछ हो जाता था, वो भी कभी कभी धनी बाप के बच्चे जिनको बहुत पैसे मिलते थे वही रोज उनको भूख लगती थी, आमलेट और टोस्ट खाते थे। लेकिन सॉरी, मैं बताऊं, गुप्ता जी की यूनिवर्सिटी पूरी, सॉरी, कैंटीन पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, गुप्ता जी की कैंटीन ही ऐसी थी जो पहली बार इलाहाबाद में इडली डोसा सर्व करना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद पुणे यूनियन में इलाहाबाद में इडली डोसा मिलना शुरू हो गया था। शुरू हो गया था, यूनियन कैफे में भी मिलता था। उसके बाद यूनियन कैफे में भी मिलने लगा, और बढ़िया क्वालिटी के। और गुप्ता जी के कौन तो सा कैफे सर, कौन सा कैफे बता रहे हैं? स्टूडेंट्स यूनियन कैफे, वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन की भी कैंटीन होती थी, अच्छा। यूनियन बिल्डिंग में ही। हाँ, वहाँ भी ये मिलता था। और बहुत कन्वीनियंस बहुत वो था कि आप खाना खा के निकलिए, विकेट गेट से यूनिवर्सिटी में एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ होते हुए निकल जाइए, और नजदीक भी था। जी। तो म्योर कॉलेज तो बहुत दूर होता था, बहुत दूर जी। पैदल होके जाना पड़ता था लोगों को। जी। तो ये सब बहुत ही आनंददायक क्षण रहे हैं और पूरा जिया है। इलाहाबाद तो वैसे भी बहुत ही खुला हुआ, बहुत ही हरियाली, और चारों तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। अब हमें बदल उस रहा समय है रिक्शे में भी इलाहाबाद भीड़ सर। लगती थी। इलाहाबाद में भीड़ हो गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो बड़े बड़े बंगले थे उनमें सब में प्लॉटिंग होके वहां के लोगों को कुछ भी लगे, लेकिन हम लोग जाते हैं हाँ, तो वो खूबसूरती लगता है कम हो गई। तो सर, जो अपनी चर्चा चल रही है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और टीचर्स के अनुभव थे, तो संस्कृत विभाग, ज्योग्राफी विभाग, अंग्रेजी का भी था, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ यूनिवर्सिटी की टीचर्स की अनुभवों की, नामचीन लोगों की, माहौल की चर्चा करें। फिर आगे हम लोग इस चर्चा को, और आगे कुछ प्रश्न हैं मेरे मन में, आपसे बातचीत इतनी अच्छी हो रही है कि प्रश्न उठ रहे हैं और मैं आपसे पूछूंगा सर। तो मैं संस्कृत डिपार्टमेंट से शुरू करता हूँ। तो संस्कृत डिपार्टमेंट में दो हमारे प्रिय टीचर्स है, एक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, और दूसरे मिश्रा जी थे, उनका इनिशियल मुझे नहीं पता है। तो मिश्रा जी का तो ऐसा है कि वो सेशन शुरू होता था, पॉइंट होते थे, सेशन खत्म होता था तो निकाल दिए जाते थे। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। बहुत अच्छे लेक्चरर थे। वो कभी कभी एक श्लोक पे 2-3 महीने लगा लेते थे, और उसके बाद कहते थे इसी हिसाब से पढ़ डालो सब। और मैंने सुना बाद में वो बहुत सन्यासी टाइप के हो गए थे। तो पहले जूता चप्पल छोड़ा, फिर उसके बाद ऊपर का कपड़ा छोड़ा, धोती पहन के आते थे, टेबल पर पलथी मार के बैठ जाते थे, और गुरुकुली परंपरा के हिसाब से वो वक्तव्य शुरू करते थे। ऐसा मैंने सुना था, हमारे जमाने में नहीं हुआ था, हमारे जमाने के बाद हुआ होगा। और श्रीवास्तव जी उच्चारण के बहुत ही पक्के थे। उच्चारण का पक्का बताऊं मैं, उच्चारण जब के वो पक्के मिश्रा जी या श्रीवास्तव जी? अच्छा। श्रीवास्तव जी वही हैं जो रोल कॉल करते थे तो चंद्रशेखर न बुला करके चंद्रशेखर बुलाते थे। चंद्रशेखर बुलाते थे तो उस समय बड़ा आड़ लगता था, अच्छा भी लगता था। उन्होंने बताया भी था कि र पूरा बोलना है, अगर चंद्रशेखर कह दो तो वो हल हो जाता है, हल जो गलत है। इसी से मैं रिलेट कर पाया, जब साउथ इंडिया में आया तो यहाँ पे रामा लक्ष्मणा चंद्रशेखरा ये सब बोलते हैं। तो पता चला कि क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि वो हल नहीं बोलते हैं, जैसा लिखा है वैसे ही बोलेंगे। चंद्रशेखर का रा हो गया। अब वो तो हो ही जाता है, भाषा प्रवाह में ऐसा होता है। जैसे आप लखनऊ कानपुर वगैरह में नहाना नहीं बोलते हैं, हनाना बोलते हैं। तो हाँ। वो भाषा की तरह होता है। उसी तरह से चंद्रशेखर चंद्रशेखरा हो गया। तो ये हमें उस समय ध्यान नहीं आया, अब आता है कि श्रीवास्तव जी ऐसा क्यों बोलते थे। और ये आपने श्रीवास्तव बड़ी नहीं बोल इंटरेस्टिंग बात बताई सर। और मैंने सिविल सर्विसेज दिया, उसमें हिंदी विषय लिया था, भाषा विज्ञान पढ़ा।
काफी चीजों पर ध्यान जाता है ऐसी पर, लेकिन ये जो साउथ इंडियन नेम्स के प्रोनाउंसिएशन हैं और नॉर्थ इंडिया में फर्क है, इसके पीछे ये एक ग्रामर का भी इशू है। ये जानकारी में नहीं था, ये कम से कम मेरे लिए तो नई जानकारी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है सर। उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट का लें तो जैसा मैंने पहले बता रहा था कि फिराक जी का एक कहानी मशहूर है कि वो पढ़ाते कम थे और जनरल टॉक ज्यादा करते थे, हाल चाल परिवार का, माँ का, पिता का, और कोई अंग्रेजी में कुछ पूछ भी देता था तो गालियां देते थे, कहते तुमको क्या अंग्रेजी पे सीखनी है, जब तक वो सब्जी फलों के नाम अंग्रेजी में जानते हो बहुत है। इस तरह के थे। फिराक साहब का तो तो ये है सर कि हम भी उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिन्होंने फिराक को देखा था। और हाँ, जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तभी फिराक साहब का देहावसान हुआ था, और उनका लास्ट टाइम में जो ट्रक पर पूरा सजाया गया था, हम लोग वहाँ बैंक रोड पर मौजूद थे। फिराक साहब एक हस्ती थे और उनसे जुड़ी बहुत सी यादें हैं। और वो अपने खुश शेर में कहा करते थे कि दुनिया तुमसे रश्क करेगी कि तुमने फिराक को देखा था। तो ये सच्ची बात है। अच्छी बात है। तो उसके अलावा यूनिवर्सिटी में मेरा तो इंग्लिश लिटरेचर नहीं था, जनरल इंग्लिश थी, इसीलिए ट्यूटोरियल वगैरह होते थे। तो उसमें हमें पढ़ाने वालों में एक शाह साहब थे और एक देव साहब थे। और उसमें शाह जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक बार क्लास में उन्होंने कुछ होमवर्क दिया था, मैं लिख के ले आया था। मैंने उनको अपना नोटबुक दिया, वो पढ़े, पढ़ करके मुझे वापस करके कहते इसको पढ़ के क्लास को सुनाओ। तो मैं देख रहा था कुछ गलती हो गई है, कहते नहीं नहीं बहुत अच्छा लिखे हो, सही जवाब इससे अच्छा हो नहीं सकता था, पढ़ो। जब मैंने पढ़ा तो एक वर्ड द आता है, तो मैंने द जैसे प्रोनाउंस बोला, रुक जाओ। तब वो बताने लगे द ऐसे कोई चीज नहीं है, उसको ज या ज कहो, अगर नहीं कह सकते ज कहो, लेकिन द बिल्कुल नहीं कहो, द बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। इतने माइन्यूटली वहां देखने वाले, जैसे हमने बताया चंद्रशेखर का, उसी तरह से इंग्लिश में ये शाह जी, ये इतने बारीकी से बताने वाले बहुत कम प्रोफेसर मिलते हैं। सर ये तो आप बता रहे हैं और मुझे भी एक किस्सा याद आ रहा है कि हम लोग हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते थे, और वहां पर सीपी झा साहब थे जो सर गंगानाथ झा हॉस्टल के ही एक्स इनमेट थे और मेरे फादर के बैचमेट एंड क्लास फेलो थे। मुझे याद है कि हम लोग वो जो खुशबू आती है, यूडी कोलोन बोलते हैं, यूडी कोलोन बोलते हैं, तो वो सिखाते थे कि ये नहीं है उच्चारण, ओ द कोलन है, हाँ हाँ ओ हाँ, द कोलोन है, यू नहीं है। या तो तो ये बहुत इलाहाबाद की बात। बातें हैं सर। तो यूनिवर्सिटी हाँ में सर जैसे आप थे, और निश्चित तौर पे हॉस्टल के आपने किस्से बताए, यादें बताई। एक आप वो बता रहे थे कि हॉस्टल में फ्रेशर्स फंक्शन होता था, उसमें बड़ी बड़ी हस्तियां आती थी। क्या था सर वो? वो देखिए, उस जमाने में, अब तो हम नहीं सुनते हैं कोई ऐसी पर्सनालिटी आती है। हमारे समय में एक साल वाइस प्रेसिडेंट जीएस पाठक आए थे हॉस्टल के फंक्शन में, सोचिए फ्रेशर्स फंक्शन में। जी दूसरे में लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर जी आए थे। जी तो ये बहुत बड़ी चीज थी, और किसी हॉस्टल का क्या यूनिवर्सिटी फंक्शन का भी मैंने नहीं सुना है। और वो फंक्शन इतने लाजवाब होते थे। खासकर एक फंक्शन मुझे याद है जिसमें अपने सेंट्रल लॉन में, हॉस्टल के लॉन में, बेस्ट लॉन हुआ करता था यूनिवर्सिटी का वो, उसमें रेस्टोरेंट स्टाइल टेबल बने थे, चार चार स्टूडेंट एक एक टेबल पे थे। बीच में एक ट्रे रखा था, उसमें एक के ऊपर एक चार प्लेट रखे होते थे, और उन प्लेट्स में बढ़िया बढ़िया बेस्ट स्वीट्स एंड सेवरीज इलाहाबाद की रहती थी। अब वो खाते थे। और जो कप्स एंड सॉसर्स हैं, उसका तो यूनिक था। किसी ने हमें इशारा किया कि कप को सूरज की तरफ लगा के देखो, सूरज सूरज की तरफ लगा के देखिए, तो उसमें बहुत गंदे तो नहीं, डिसेंट पोर्नोग्राफिक पिक्चर एम्बेडेड थे जो अगेंस्ट लाइट ही दिखते थे। तो ये उस उम्र में हम लोगों के लिए, गांव से आए बच्चों के लिए
अजूबा ही था। तो ये सब, और खाने पीने का तो है ही है। आज तो शायद हमारा टेस्ट ग्रेजुएट हो गया हो, उस समय वो हेवनली लगता था। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें होती थी और बहुत ही बढ़िया एनवायरमेंट, एक उत्सव का साम्राज्य रहता था जिसमें लोगों के भाषण करने का। अब उसमें बोलने वालों भी बहुत से अच्छे अच्छे लोग थे वहां पे। ये पीसी श्रीवास्तव अच्छा बोलते थे, और एक उपाध्याय जी थे, वो देवरिया के थे, वो बहुत तेजी बोलते थे। हमारी तरह हमारा भी थोड़ा सा रेट ऑफ डिलीवरी ज्यादा है, और उनकी रेट ऑफ डिलीवरी तो इतनी ज्यादा थी तो उनको कहते थे मूंगफली वाला है, इतने तड़ातड़ बोलते थे वो। तो ये सब चीजें वो हॉस्टल की हैं, वो अमिट छाप है, वो कभी भूलने वाली नहीं है। तो ये हॉस्टल के फंक्शन का ये हाल है। और ये सब बच्चे बहुत खुश रहते थे। उसके बाद हम जिस साल आ रहे थे, उस साल या इससे पहले एनपीबी सिंह सोशल सेक्रेटरी थे। वो भी अच्छा ऑर्गेनाइज करते थे। पहली बार एनपीबी सिंह को मैंने बोला कि एक एक्सकर्शन टूर लिया जाया जाए, वॉलंटियर पूछ लो, चलेंगे, कुछ पैसा हम देंगे, कुछ हॉस्टल देगा। तो हम लोग 7-8 लोग नैनीताल टूर के लिए गए। अब मुझे नैनीताल टूर की एक एक चीजें याद है। भारत होटल में रुके, वहां पे एक गाना गाने वाला था, और वो पुराने हिंदी के गाने बहुत सुंदर गाता था। आपको ताज्जुब होगा, 2009 में फिर मैं नैनीताल गया बच्चों के साथ। नैनी रिट्रीट में रुका था। नैनी रिट्रीट में फायर डेक पे हम सब बैठे अपना कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ड्रिंक ले रहे थे। गाना शुरू हुआ तो मैं रह नहीं सका, उसके पास गया। मैंने उसको पूछा, सन 66 में क्या आप भारत होटल में गाते थे? वो तो मेरी तरफ देख के अवाक रह गया। अरे, आपको कैसे पता? हमने कहा हम आए थे यहाँ एक टूर में, उसी होटल में रुके थे। तो मुझे ऐसा लगता, कहता हाँ बिल्कुल मैं वहां गाता था, अब मैं नैनी रिट्रीट में गाता हूँ। सोचिए जरा, कितने जमाने के बाद इस तरह से लोगों को मिल करके कितना अच्छा लगता है। ये सब हॉस्टल से एसोसिएटेड है। और आ, आपने जो टूर का बताया सर, तो हम लोगों के एक सीनियर हैं, आपसे तो जूनियर ही हुए। तो टूर तो कई हाँ, गए बनारस हॉस्टल में से, जाना। लेकिन वो एक टूर का किस्सा बताते हैं, तो वो किस्सा तो फिर कभी होगा। लेकिन उस टूर पर एक फोटो खिंची थी जिसमें कुछ उस जमाने की नौजवान लड़कियां भी थी। और अब तो सब 60-65 साल के हो गए ना, तब पता था कि इन लोगों की हाँ, फोटो हो गए। खींचने में पीछे कौन आ गया ना आप पता है, लेकिन खोज जारी है। हम लोग उनसे मजाक कर लेते हैं, लिबर्टी ले अच्छा। लेते हैं। सर, आप जैसे हॉस्टल में थे, तो फिर हॉस्टल से लक्ष्मी टॉकीज भी जाते होंगे, कटरा भी जाते होंगे। हाँ। क्या उसका तो कुछ बताएं हम लोगों को। अब चलिए कटरा के बारे में भी कुछ बताते हैं। आप हॉस्टल से बाहर निकलिए, कटरा चौराहे की तरफ जाइए, पानी की टंकी जिसे कहते थे। हमारे हॉस्टल से सटा हुआ एक पान की गुमटी थी। एक गोरा सा पतला सा लड़का बैठता था। नाम किसी ने बताया था, अब याद दिलाया था, मुझे भूल गया है। उससे मैं अक्सर पान खाया करता था। तो कभी कभी ऐसे हुआ, मैं सादा पान केमाम के साथ, तो वो मुझे हमेशा मना कर देता था, केमाम मत खाइए, चाहे पान हमारे यहाँ खाइए या ना खाइए। तो मैं बहुत दिन बाद, 10 साल के बाद फिर मैं गया, और वो वहीं पे था। मैं रुक गया कि भैया जरा पान खिलाइए एक हमारा वाला, केमाम ला के सादा। कहते हैं देखिए, मैं पहले भी कहता था, आज भी कहूंगा कि पान खाइए या मत खाइए हमारे यहाँ, लेकिन हम केमाम नहीं देंगे। अब मुझे बड़ा आनंद आया, मैंने कहा चलिए अपना वाला ही दे दीजिए। मतलब ये देखिए, इतनी यादें इन लोगों की, और किस तरह से कितने स्टूडेंट्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये जिस तरह से रिलेट कर देते हैं, वो बहुत ही अजीब होता है। ऐसे ही एक और किस्सा है उधर का ही। मैं रिक्शे के लिए पूछा कि निरंजन चलोगे? कहता है कि हाँ साहब। कितना लोगे? कहता है 5 रुपए। कमाल है यार, 6 आने में जाते थे तुम 5 रुपए लोगे? वो तुरंत कहता है कि आप सन 60 के दशक में हॉस्टल में थे ना? हमने कहा कि हाँ। कहता है साहब बहुत जमाना बदल गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं
जो बहुत याद आती हैं। और दूसरे, कटरा में मोहन रेस्टोरेंट कौन नहीं जानता, हमारे हॉस्टल सब जानते होंगे। हम लोग भी खाते थे उसमें सर। 65 के बाद, सन 65 के बाद शास्त्री जी ने मंडे को व्रत रखने का आदेश दिया, तो हमारे यहाँ मंडे शाम को मैसेज बंद रहती थी। उसके पहले मैस और बंद नहीं होती थी सर? उससे पहले मैस नहीं बंद होती थी, केवल एक बार बंद होती थी, महीने महीने एक बार, जिस दिन स्पेशल होता था उस दिन शाम को वो बस बंद रहती थी। तो स्पेशल हर उसमें हफ्ते होता था या महीने में एक बार? महीने में एक बार, महीने में एक हम बार, हर लोगों के हफ्ते समय नहीं। में हर संडे को दोपहर में होता था और नहीं नहीं, संडे वो नहीं। इवनिंग मैस बंद रहती थी। हाँ, तो हर संडे को नहीं, ये हमारा महीने में एक बार होता था। और लेकिन वो स्पेशल बहुत इलेबोरेट होता था, और बहुत से स्टूडेंट्स बहुत तंग भी करते थे। जैसे हम जानते हैं, मिश्रा जी को, शत्रुघ्न मिश्रा का नाम मैंने लिया था। वो बैठते खाने तो पहले स्वीट डिश लाओ, रसगुल्ला है तो 15 20 25 रसगुल्ला खा जाएंगे, उसके बाद अब खाना लाओ। तो उनको भी थोड़ा सा कष्ट होता था। तो बच्चे तो हैं, बच्चे तो शरारत करेंगे ही, वो खाते थे जम करके। हम लोग जरा वो बहुत संवेदनशील थे, तो वैसे ही खाते थे जैसे रोज खाते थे। चलो 2 रसगुल्ला के बजाय 3 ले लिया, लेकिन ये नहीं कि आप 30 रसगुल्ला खाइए। तो वो सब चीजें होती थी। उस दिन शाम को बंद रहता था, तो उस दिन शाम को या तो हम कमरे में खिचड़ी बना लेते थे, और नहीं मूड हुआ तो मोहन रेस्टोरेंट के यहाँ पहुंच गए। वो भी रुपए 1.5 रुपए के अंदर वो खिला देते थे, लेकिन खाना अच्छा लगता था उसके यहाँ का, तो वहाँ खाते थे। और या जो थोड़े धनी बाप के बच्चे थे, वो लक्ष्मी टॉकीज में चले जाते थे। लक्ष्मी टॉकीज में भी एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट होता था पीछे, और अंदर जा करके वो भी बहुत पॉपुलर था। और हम पिक्चर लोगों तो के हमारे कि हॉस्टल। सर लक्ष्मी टॉकीज में रेस्टोरेंट था पीछे, और कॉफी शॉप भी एक थी, एक पान की दुकान भी थी। हम लोग जाते थे, सामने हनुमान जी के दर्शन करने भी जाते थे, चौराहे पे बन मक्खन और चाय भी होता था। आप सर वो निरंजन सिनेमा का कुछ बता रहे थे एक दिन। ना, निरंजन सिनेमा उस समय बेस्ट सिनेमा हॉल था इलाहाबाद का। और वही एक सिनेमा हॉल था जो एयर कूल्ड था। तो एयर कूल्ड था, जब गर्मी में 118 120 डिग्री सेल्सियस होता था, उसमें फ़ारेनहीट चलता था। तो लोग कुछ लोग ऐसे ही, हम लोग कभी कभी टिकट ले करके अंदर बैठ जाते थे, कम से कम 3 घंटे वहां ठंडे में बैठेंगे। तो वो भी एक पहचान थी, निरंजन सिनेमा बेस्ट हुआ करता था। और इसी के साथ बता दूं, उसके बगल में एक होटल था क्वालिटी, जिसके सामने बाद में गिंजा बन गया। तो क्वालिटी होटल में एक बार हम 2 लोग चले गए, बैठ के खाना खाने लगे। खाना खाया तो बिल आया 4.5 रुपए। तो 4.5 रुपए तो हमारे लिए बॉम्बशेल था उस समय। एनीवे, खाना एंजॉय किया, बुरा नहीं था। तो वैसे ही और आगे चले जाइए, तो वहाँ पे चौराहे पे एक कुल्फी वाला था, वो बहुत मशहूर था। और अंदर मार्केट की तरफ जाइए तो एक चड्ढा चाट वाला था, बहुत मशहूर था। या तो उसका चाट अच्छा लगता था, नहीं तो सिविल लाइंस में लकी का वो पालक चाट, पालक पकौड़ा। आपको बताऊं, मैं बाद में फिर उस जगह पे गया ढूंढने। अब वो तो खुमचे ठेले नहीं रह गए, वो तो पक्की दुकानें बन गई। फिर भी मैं पूछते पूछते मैं बोला, एक चड्ढा चाट वाला था। तो चड्ढा चाट वाले की दुकान मुझे मिल गई, उसका बेटा वहां बैठता है। तो काफी पहले की बात है। बेटे को जब ने बताया कि मैं ऐसे आके खाता था, आप ताज्जुब करेंगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता है कि सर, अब तो पिताजी रहे नहीं, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी कभी कभी आ जाते हैं। नहीं, ये इलाहाबाद उसकी की तो रिपुटेशन। खूबसूरती यही है सर। मैं अभी जब गया इलाहाबाद तो लक्ष्मी टॉकीज में गुप्ता जी की स्टेशनरी की दुकान है, वहां टॉफी चॉकलेट वगैरह कॉमिक से भी मिलते हैं। हम्म। तो जब मैं इलाहाबाद 71 में स्कूल में पढ़ने गया था भारत भारती विद्यालय में, तो मेरे फादर ने गुप्ता जी से मिलवाया कि जब फादर पढ़ते थे 55 to 59 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर जी एन झा हॉस्टल में, तब वहां से हम्म। स्टेशनरी वगैरह लेते थे। मेरा गुप्ता जी से हम्म। मिलना रहा, फिर मेरे सामने देखते देखते गुप्ता जी के बेटे बैठने लगे। और अभी जब मैं कुछ दिन पहले गया तो मालूम पड़ा गुप्ता जी तो नहीं रहे, उनके बेटे बुजुर्ग हो गए, और उन बेटे के बेटे और बेटे का
बेटा भी, यानी इनका नाती भी वहां था और मुझे सब लोग मिले। तो ये इलाहाबाद में एक परंपरा है, आप उन्हें जानते हैं, वो आपको जानते हो, एक रिश्ता सा कायम हो जाता है। कायम हो जाता है। तो इलाहाबाद के वासियों से, हॉस्टल हॉस्टल वालों से तो रिश्ता बन जाता है, नेचुरल है। लेकिन किसी ट्रेडर से, किसी फूड जॉइंट से इस तरह का संबंध बन जाना, ये हर शहर की बात नहीं है। हाँ, नहीं है सर। ये इलाहाबाद की खासियत है। सर, और सिविल लाइंस ऐसे कैसा ही हुआ आप करता था? सिविल लाइंस मैजेस्टिक, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, चौड़ी चौड़ी सड़कें। और मैं आपको बता रहा था कि वो सिविल लाइंस जो है उसका मैं दृश्य एक बार ऐसे वीडियो बना करके कमेंट के साथ पोस्ट किया था। मैंने देखा सिविल लाइंस का मेन रोड 4 लेन है, और उसके साइड में सर्विस रोड है। सर्विस रोड के साइड में एक और रोड है, यूटिलिटी रोड हम कह सकते हैं, और उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के दुकानें हैं। अब यूटिलिटी रोड हम समझते हैं कि उस पे दुकान वाले अपना सामान वामान ले जाने के लिए, आसानी से ले जाने के लिए ऐसा बनाया था, और उसके बाद गाड़ी पार्क होती थी, उसके बाद जाकर के दुकानें होती थी। अब कहीं कहीं अतिक्रमण की वजह से खत्म हो गया है, लेकिन हमारे समय में वैसे ही था। आप सोचिए कितना खुला रहा होगा वो सिविल लाइंस। सुभाष चौराहा आज उतना पता नहीं चलता है दिन में, अब रात में जाइए, अर्ली मॉर्निंग जाइए, तब पता चलता है कितना बड़ा है। लेकिन उस समय हमेशा ऐसे रहता था। और उसके सामने उधर गांधी आश्रम, और उसके साथ साथ दुकानें, ये सब। फिर प्लाजा और पैलेस सिनेमा, दो ही तो सिनेमा हॉल थे वहां पे। अब वो जो है ना, उसकी सुंदरता कुछ अजीब थी। आज वो आपको कहीं देखने को लिए नहीं मिलेगा। सिविल लाइंस में जो बंगले हैं, बंगले धीरे धीरे गायब हो गए, बिल्डिंगों का रूप धारण कर लिया। और पहला पहला कैजुअलिटी था बहुगुना मार्केट जब बना था, वो भी बंगले की जगह बना था। तो अब बंगले तो सब खत्म होते जा रहे अब तो हैं। इलाहाबाद और में बहुत भीड़ है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं, और जो इलाहाबाद की एक खूबसूरती थी शांति की, वो नहीं रही है। और सिविल लाइंस भी उसका अपवाद नहीं है सर। अच्छा, सिविल लाइंस में जाएं सर, तो आपने जैसी एक दिन मुझे बातचीत में चर्चा भी की थी, टेलर वाली, टंडन टेलर्स। टंडन टेलर्स, मैंने पहली बार उनको एक कॉटन पैंट सिलने के लिए दिया। अब मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने 4 दिन बाद बोला ट्रायल दे जाइए। तो मुझे ताज्जुब हुआ, ट्रायल? ट्रायल में सब कुछ कच्चा धागा किए रहते थे, फिर से सेट करके वो निशान लगा करके सेट करने के लिए करते थे। और जब मैं लेके गया, तो उसमें सबसे बड़ी खास बात मुझे दिखाई पड़ी, कॉटन ट्राउजर में लेग के पीछे की तरफ एक कर्व बनाया था, ताकि जूते से वो घिसे ना और नीचे जमीन पे ना जाए। मतलब वो सीधा वो नीचे नहीं कटा था, पीछे की तरफ कर्व बना के हाथ से उसकी तुरपाई की गई थी। सर, एक बड़ा आप सोच इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इसमें बताऊं कि आगरा में सदर बाजार में एक केदारी मल एंड सन्स करके टेलरिंग शॉप हुआ करती थी। और हम लोग जब अपने फादर के साथ जाते थे तो उसके मालिक थे मिस्टर प्रेम। ये मिस्टर हम्म। प्रेम और टंडन साहब इलाहाबाद वाले, ये फर्स्ट कजिन्स थे, मामा बुआ के लड़के, जहां तक मेरी हाँ हाँ। जानकारी है। ये दोनों लोग इंग्लैंड में, लंदन में किसी फेमस टेलरिंग, उस पर डिजाइनर शॉप पर या इंस्टीट्यूट में सीखने गए थे, सिलाई को, कटिंग को, और वही ठसक थी उनमें। वो आते हम्म। थे। प्रेम साहब का भी देखा, टंडन साहब के भी मैंने कपड़ा बनवाया, सूटेड बूटेड भी हैं, और वहां ये रोटरी और लॉयंस क्लब टाइप के प्रेसिडेंट भी रहे। और हम्म। उनका एक अलग नखरा था, एक अलग अदा थी, और ऐसा नहीं है कि वो कपड़े सिल के आपके मन के समय से देंगे, वो उनका ही सिस्टम फॉलो होता था, चाहे इलाहाबाद हो और चाहे आगरा हो। अरे भाई, वो लंबी चौड़ी पर्सनालिटी, गोरे चिट्ठे और वेल ड्रेस्ड, इंग्लिश बोलने वाले टेलर्स थे वो। और उसके बाद जानते हैं, मैं उसके बाद हम समझते हैं कि सन 8-9 में वापस गया, तो मुझे एक सूट सिलाना था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सिल देंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो मैंने बताया कि मैं इलाहाबाद में ही पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ पे मैं आता था सिलाने, मैं 4 दिन के लिए आया हूँ।
तब उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम कर देंगे। 2 दिन बाद उन्होंने ट्रायल के लिए बुलाया, और वो सूट जितना फिटिंग मुझे आज भी है, हालांकि टंडन जी नेहरे उनके बच्चे हैं, जी। वो ऐसा फिटिंग कहीं मुझे मिलता नहीं है। उनकी ये बेटी टंडन, मुझे याद पड़ता है बीए में हमारे साथ पढ़ती थी। हाँ हाँ, अच्छा। और अब टंडन सेलर के साथ एक और आज सिविल लाइंस में बताऊं, वहां पे एक शॉप होती थी गिफ्ट्स लैंड। गिफ्ट्स लैंड का मुझे उस समय नहीं पता था, मैं जाता नहीं था। तो जब मैं नेवी ज्वाइन किया, तो हमारे सेरेमोनियल डिनर्स में सिल्वर कटलरी हुआ करती थी। तो मैंने पूछा अपने चीफ स्टीवर्ड से, ये सिल्वर कटलरी कहाँ से आई है? कहता सर इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद से कहाँ? गिफ्ट लैंड। तब उसने बताया कि भारत में जितनी सिल्वर क्रॉकरी है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, सब गिफ्ट लैंड ही सप्लाई करता है, और कोई है नहीं अच्छा। तो मैं वापस गया एक बार सन 15-16 में, या 13-14 में। 13-14 में गया तो मैं गिफ्ट लैंड ढूंढ रहा था, हमें मिला नहीं। किसी से पूछा, यहाँ पे गिफ्ट लैंड हुआ करता था। कहता सर उसकी दुकान को अतीक अहमद ने कब्जिया लिया, अब वो यहाँ नहीं। तो हमने कहा फिर कहाँ मिलते? कहता आप उनके घर पे जाइए। उसका एड्रेस दिया, आप घर पे गया। बहुत बड़ा बंगला, ये जहाँ पे अमरूद की बाग है ना, उसी साइड में कहीं पे है। मैं गया वहां पे, मेरे बेटा बहू दोनों साथ थे। तो गया, जितने प्यार से वो लोग मिले, जिस तरह से आप भगत किए। होली के आसपास गया था तो तमाम मिठाई, स्वीट्स और ये ठंडाई वगैरह पिलाया, और फिर उन्होंने दिखाया। तो हमने 30-40 हजार की कटलरी उनके यहाँ से लिया, उनके घर से। अब वो घर से अपना व्यापार करने लगे। तो इलाहाबाद सिविल लाइंस अप्रूव कर दिए गए। ये बाय द वे याद आ गया, हमने कहा ये भी एक शेयर करने की चीज है, किस तरह से इतनी एक्सक्लूसिव दुकानें वहां से खत्म हुई। ये सर, बहुत अब दुख होता है। चूंकि समय की सीमा है, तो मैं आपसे आखिरी में संक्षेप में ये पूछना चाहूंगा कि एक जौनपुर का यंग लड़का निकल के इलाहाबाद आया, इलाहाबाद के अनुभवों को समेटा, और उसके बाद आप चले गए 20 वर्ष से भी कम की उम्र में इंडियन नेवी में। तो वहां के हाँ, कुछ संक्षेप में बताएं सर, वहां कोई इलाहाबादी मिले, क्या अनुभव रहा, हाई सी पर गए, क्या रहा? या पहले तो मैं आपको बताऊं, बेसिक ट्रेनिंग में जब गया तो अफसरों की भाषा देखा। पहला शब्द जो लोग कहते हैं ब्लडी फूल, ये वो सब जो है ना, वहां पे तो नुआंस है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही अजूबा था। तो मैंने अपने पहला पत्र जो हॉस्टल के मित्र को लिखा, जी। यहाँ पे जितनी गाली जानो, जितने गर्लफ्रेंड तुम्हारे हो, उतने ही स्मार्ट हो। केवल इतना सलाह दूंगा, जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए, खासकर जीएन झा हॉस्टल में आए, अपना एक फोकस्ड अटेंशन रखे कि हमें कितना अच्छा बनना है, कितनी ऊंचाई पे जाना है। हम जितना ही अच्छा बन पाएंगे, जितनी भी ऊंचाई पे जाएंगे, अपने मोटो को उतना ही सार्थक कर पाएंगे। देश के लिए जीने के लिए, देश के लिए सोचने के लिए, और देश के लिए मरने के लिए। मैं यही इतना कहना चाहूंगा कि अपनी परंपरा मेंटेन करने का प्रयास करने, जितने ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और हॉस्टल निवासी हैं, हर हॉस्टल अच्छा है, लेकिन कुछ हॉस्टल की परंपराएं भिन्न रही हैं। उसमें से हमारा एक हॉस्टल भी है। सर, बहुत अच्छा आपसे डिस्कशन हुआ, और ये बातें ऐसी हैं जो कि लगता है कभी खत्म ही ना हो। और मैं दर्शकों को बता दूं कि सर की बैकग्राउंड एक राजनीतिक विचारधारा की तो नहीं है, लेकिन संपर्क में रहे हैं कि सर की जो मदर साइड है, जहां तक मुझे ध्यान है, वो संघ से जुड़े लोग थे, और फादर साइड के कांग्रेस से जुड़े लोग थे। और सब करके सर के साथ आप अगर सोशल एंड सोशियो पॉलिटिकल डिस्कशन करें तो वो भी बड़ा अच्छा होता है, और कभी सर समय निकाल पाए तो हम उस विषय में भी आगे कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए मैं कहूंगा कि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार कि आपने अपने व्यस्त समय में से, आपका पूरा फिक्स्ड रूटीन रहता है सुबह 4-5 बजे से, और 8 बजे तक आपका फोन ऑफ हो जाता है, लेकिन आपने
व्यस्त समय में से समय निकाला हम लोगों से बात करने के लिए। द विजडम वीव विद अतुल चतुर्वेदी में आप आए, इसके लिए धन्यवाद। जो दर्शक लोग हैं उनसे भी मैं ये कहूंगा कि आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और नई बातों के साथ, नई मुलाकातों के साथ, नई यादों के साथ। अलग चर्चा होगी। आपका दिन शुभ हो, आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।